नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैराथन के रूप में हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है उसके वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं उसको दो पार्ट में देखेंगे, आधे आधे करके। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था सेकंड सेमेस्टर का एसएसटी का, वो साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कहानी का महत्व जो है वो लिखिए। 2015 में आया था। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, आप कहेंगे बिल्कुल। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी चीज पर भी कहानी सुनाइए, अपने मन से सुनाइए, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को सोचेंगे, एक अपने मन में कल्पना बनाएंगे उस कहानी को लेकर के। तो कल्पना शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कहेंगे सर्वांगीण विकास और ज्ञान की वृद्धि तो होती होती है, पर मेन सबसे क्या है, कल्पना शक्ति का विकास। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है बालकों को कहानी पसंद होने का रीजन क्या होता है। सबसे पहला तो यही है, बालक उसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। इस लाइन को ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बच्चे को मैं आप पढ़ा बता रहे हैं कि एक जो है वो कोई चिड़िया है या बत्तख है, वो धीरे 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 पानी में उतर रही है। आप इस प्रकार से कोई बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। अब वही चीज क्या होता है, जब बच्चा सुनता है, एक कहानी को सुन रहा है, तो क्या है, उसी चीज को वो विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि उसके सामने वैसे वैसे चीजें घट रही हैं। तो घटनाओं का सजीव चित्रण उसमें होता है, उसे लगेगा कि ऐसे मानो सारी चीजें उसके सामने चल रही हैं। तो ये इस कहानी पसंद होने का मेन रीजन होता है, और बच्चे रुचि तो लेते ही हैं। अगला है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना सबसे ज्यादा कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है, कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना। अगला है कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। सारी चीजें मैंने बता दी। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न जो है वो की जा सकती है। एक लाइन का है, साधारण सा है, आप याद रख सकते हैं। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो आप कहेंगे दो प्रकार का होता है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो आप कहेंगे दो प्रकार की होती है। देखिए, अगर साइंस में अगर ध्वनि पूछा जाए तो आप कहेंगे अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक, ये आपके तीन प्रकार होते हैं। पर ये हिंदी में आपका प्रश्न आया है, तो दो प्रकार यहाँ पर जो रखे गए हैं वो आपके स्वर व्यंजन के आधार पर डिवीजन कर दिया गया है। परंतु विज्ञान में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अपश्रव्य जिसमें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है, इसको या जो ध्वनि है वो मानव को सुनाई नहीं देती है। श्रव्य जिसको सोनिक कहते हैं, उसमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं, उसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है जो सामान्य मानव को सुनाई देती है। पराश्रव्य जो कि आपका अल्ट्रासोनिक होता है, वो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 1600 गीगा हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है, वो मानव को सुनाई नहीं पड़ती है। अब आया है आपका प्रश्न तो मैंने बता दिया। अगला है शब्द किसे कहते हैं। तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को हम शब्द जो है वो कहते हैं। कोई भी है विचार आपने मन में आया, उसको प्रकट करना है, आपको किसी को बताना है, तो आप जाहिर सी बात है ध्वनि प्रतीक जो है उनका यूज करेंगे। अगला है गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिससे शिक्षण और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। तो यही आपका हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा के द्वारा, विद्यालय की पत्रिका के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी, उपलब्धता, इन सभी के द्वारा आप मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं। किसका, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन। और ये सारी चीजें करवाई क्यों जाती हैं, ताकि बच्चा जो है अलग लेवल से चीजों को जो है वो सोच सके। अगला देखते हैं प्रश्न, गद्य और पद्य में अंतर। ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए। पद्य में अगर बात करें तो गति और लय की विशेष भूमिका होती है। गद्य में नहीं लिखा है, पहले यहाँ पर पद लिखा है, उसके बाद गद्य में अगर बात करें तो लय जो है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो गद्य जो है उसमें गद्यांश होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ टाइप के होते हैं,
या कह सकते हैं लेसन टाइप के होते हैं या कहानी टाइप की होती हैं, सभी गद्यांश में होती हैं, गद्य में होती हैं, तो उसमें लय का कोई उपयोग नहीं होता। पर अगर बात करें कविताओं की, पोयम की, तो वो आपका पद्य में होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है गति और एक लय होगा, उसी के अनुसार ही आप पढ़ेंगे तो उससे आप अंतर याद रख सकते हैं। आगे है पद्य जो है उसकी रचना छंदबद्ध और छंद युक्त होती है। यदि आपने हाई स्कूल इंटर के लेवल पर पढ़ा होगा तो अलग अलग लाइनों में होते हुए है, जैसे कि स्टार्टिंग की 2 लाइन में ये छंद है, फिर कोई दूसरा छंद है, तो पद्य में जो पोयम होती है उनमें रचना छंदबद्ध और छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में अगर बात करें तो छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। वो तो आपका पूरा एक साथ सीरियल तक आप कह सकते हैं एक ऐसे के रूप में, एक लेसन के रूप में सारी चीजें लिखी रहती हैं। अगला है गद्य का अर्थ लिखिए, तो जिस रचना में छंद, शास्त्र के गढ़ और मात्राओं के बंधन नहीं होते, वो जो ऊपर अभी हमने अंतर देखा उसी को लेकर आप लिख सकते हैं कि नहीं होते, उन्हीं को हम गद्य जो है वो कहते हैं। अगला है सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए, तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं बताइए। सबसे पहला तो यही कहेंगे कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, फिर शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान, तो ये सभी उद्देश्य में जो है आपके आ जाएंगे। अगला है द्रुत पाठ का क्या अर्थ होता है, तो द्रुत मतलब होता है शीघ्रता, और पाठ पूरा जब आप जोड़ देंगे तो शीघ्रता से पढ़ना आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति तो मैंने बता दिया क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना ही कहलाता है। तो अभिव्यक्त का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो आप कहेंगे व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्त कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा और वाणी के रूप में प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति जो है वो होती है। सिंपल सा है, याद रख सकते हैं। अगला है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब देखिए ऐसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि इनके अनुसार बताइए, तब वहां आप अपने तरफ से नहीं लिख सकते कि नॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिख सकते, वहां पर आपको इनके अनुसार जो इन्होंने बताया है वही लिखना होगा कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसी को हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। बाई चांस इस टाइप का कोई प्रश्न आए और किसी के अनुसार पूछा गया और आपको नहीं आता है, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसके बारे में जो नॉर्मल चीजें आपको पता है वही लिख देना है। तो कई बार क्या होता है नंबर फिर भी दे दिए जाते हैं, तो आप खाली कभी भी किसी प्रश्न को आपको पेपर में नहीं छोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। कहने का मतलब क्या है, आपको अपने विचार को प्रकट करना है मौखिक रूप में, तो किन किन साधनों के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि, ये आपके पूछे भी जाते हैं साधन, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति के ये सभी जो है वो साधन हैं। अगला पूछ लिया गया है लिखित अभिव्यक्ति के साधन, तो जब डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप इनको याद रखिएगा, आप वहां से अंतर भी लिख सकते हैं। जैसे कि तो बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति के साधन में, तो आप कहेंगे सार लेखन होता है, पत्र लेखन होता है, अपने विचारों को हम जब लिख कर प्रकट कर रहे हैं तो निबंध भी होता है, आत्मकथा बहुत सी होती हैं, कहानी लेखन हो गया, नाटक लेखन हो गया, कविता लेखन है, संस्मरण है, लेखन विवरण है, आख्या लेखन है, ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल जो है आपके हो जाएंगे। अगला कह रहा है लिखित जो अभिव्यक्ति हैं उनका महत्व बताइए। अब क्या महत्व होता है इसको समझिए। तो अपने भावों तथा विचारों को लिख कर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कर कहते हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि पहले जमाने में बहुत से आए लेखक जो अब इस समय नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने जो विचार जो है लिखित अभिव्यक्त करके या लिखित रूप में दे दिए हैं, तो उनके विचारों को अब हम भी तो पढ़ सकते हैं, यानी क्या कह सकते हैं लंबे समय के लिए वो स्थायी हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व होता है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन भी कर सकता है, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत से कारण यानी कि महत्व के रूप में लिख सकते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति जो होता है उससे छात्र मौखिक की अपेक्षा अधिक संशोधित रूप होता है। कहने का मतलब ये है जैसे आप
आपसे मैं कोई टॉपिक दे दूं कि आप भ्रष्टाचार पर बोलिए, तो भ्रष्टाचार पर आप कुछ समय तक तो लगातार बोलेंगे, पर फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप अटकेंगे, क्योंकि आप शब्दों का निर्माण करेंगे, सोचेंगे, फिर बोलेंगे, तो इतना जो प्रोसीजर होता है उसमें समय इतना नहीं होता है। पर लिखित अभिव्यक्ति में क्या होता है, आप एग्जैक्ट वर्ड का सोच समझ कर यूज करेंगे, तो लिखा हुआ भाग ज़्यादा इफेक्टिव होगा बजाय किसके, जो आपका बोला गया भाग होता है। तो उस आधार पर भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला है अक्षर का अर्थ लिखिए। 2015 में आपका क्वेश्चन आया था कि जो नाशवान ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना, और आ उसके आगे लग जाता है, उसका अर्थ होता है नहीं, यानी किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलकर शब्द का रूप जो है वो लेते हैं। तो अक्षर को आप इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। अगला कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं, तो अक्षर समूह का दूसरा नाम होता है वर्ण। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त हैं, जैसे कि आपका स्वर हो गया, जैसे कि आपका व्यंजन हो गया। तो वर्ण किसे कहते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये भी बहुत पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वहां पर वर्ण और ध्वनि दोनों दिया होता है, तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद आप वर्ण का नंबर देंगे। अगला देखते हैं, शब्द की व्याख्या जो है वो कीजिए। तो व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द दो टाइप के होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। पर एक चीज ध्यान दीजिए क्या, कि जब आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तब आपको ये लिखने हैं। यहाँ पर वाक्य के जो 3 प्रकार लिखे हुए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये आपके रचना के आधार पर होते हैं। पर अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछा जाए, तब आपके बहुत से होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पर एक लाइन से बता देते हैं। पहला आपका होता है विधानवाचक, दूसरा आपका होता है निषेधवाचक। पहला जो विधान होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा जो होता है निषेध, जिसे निगेटिव हम कहते हैं। तीसरा आपका होता है आज्ञावाचक, जिसे हम इम्परेटिव कहते हैं। चौथा आपका होता है प्रश्नवाचक, जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। पांचवा होता है आपका इच्छावाचक, जिसे हम इलेटिव कहते हैं। छठा होता है आपका संदेहवाचक, जिसे हम सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट कहते हैं। सातवां होता है आपका विस्मयवाचक, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आठवां और लास्ट होता है आपका संकेतवाचक, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपके वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर होंगे, पर जब आपसे रचना के आधार पर पूछा जाएगा तब आप वही 3 लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा मिश्रित वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कोर्स में भी आपके है, आपने पढ़ा भी अवश्य होगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश में ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण भी लिखिए। तो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अमर में आ प्लस मर अमर बन जाएगा, अति प्लस कर्मण अतिक्रमण, आ प्लस नैतिक अनैतिक, इस टाइप से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। प्रत्यय का अर्थ बताइए, तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई भी अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट, तो प्रत्यय जस्ट प्रत्यय आप कह सकते हैं लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग जो है वो स्टार्टिंग में। इस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। अगला है सामासिक पद किसे कहते हैं, तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसी को हम समास जो है वो कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रकार लिखे हुए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और यहाँ पर एक समास खा गए लोग, 5 समास होते हैं। एक आपका द्विगु समास भी तो होता है। तभी मैंने ये नहीं बोला था कि 4 प्रकार के होते हैं, मैं यही सारी चीजें पढ़ रहा था कि इसमें इन्होंने गायब कौन सा कर दिया है, आपके समास यहाँ पर इन्होंने कम लिखे हैं। और एक और तो ये खा गए हैं, कर्मधारय समास भी तो इन्होंने नहीं लिखा है, कर्मधारय भी तो होता है। तो टोटल 6 समास आपके होते हैं। देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, समास आपके 6 होते हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अगला देखते हैं,
संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान और वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भी यहाँ पर 3 प्रकार के लिखे हैं, संज्ञा भी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है और समूहवाचक होता है और उसके अलावा द्रव्यवाचक भी होता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला देखते हैं, सर्वनाम का अर्थ बताइए। चलो गलीमत है, यहाँ पर तो सही दिया इन्होंने। 6 प्रकार होते हैं कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, किसने, इस टाइप से आप लिख सकते हैं इत्यादि। फिर प्रकार की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया सर्वनाम के प्रकार, तो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर जो है वो पड़ता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है ना, कर्म के आधार पर कॉमा, कहने का मतलब है कर्म के आधार पर डिवीजन करें या रचना के आधार पर, तो आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ही डिवीजन होगा। यहाँ पर कर्म के आधार पर एक बार एक्स्ट्रा गलत लिख दिया है। कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर अगर डिवीजन बात करें तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया आप कहेंगे जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में सकर्मक क्रिया को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम फल खाता है तो खाना क्रिया के साथ फल कर्म है आपका। अच्छा, अकर्मक क्रिया की बात करें तो क्या कहेंगे आप? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म जो है वो नहीं होता, इसके आगे आ लग गया है, किसी चीज के आगे आ लगता है तो वो चीज उसमें नहीं है। कर्मक आकर्मक यानी कि उसमें कर्म नहीं है, तो वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा और इसका फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें जैसे राधा रोती है तो राधा रोती में क्या कहेंगे? कर्म का अभाव है और रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है, इसलिए वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ लोगों को इंग्लिश में सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं इंग्लिश भी साथ में बता देता हूँ। अगला देखते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कर्म के आधार पर इन्होंने सकर्मक अकर्मक दे दिया है, रचना के आधार पर अलग से पूछ लिया है। पर अगर आप देखेंगे लूसेंट वगैरह की बुक में या कहीं से भी देखेंगे ऑथेंटिक बुक से, तो कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर स्लैश टाइप ऐसे लगा रहता है और वहां पर सकर्मक अकर्मक दोनों को दिया जाता है। पर इनके अनुसार इन्होंने कर्म के आधार पर आपका सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म वर्ड आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए सकर्मक में कर्म वर्ड आ रहा है, अकर्मक में भी कर्म वर्ड आ रहा है, तो कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक को डिवीजन कर लिया है। और रचना के आधार पर नीचे दे रखे हैं प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो ये भी डिफरेंस इनका सही है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी दे रखा है तो वो भी मैंने आपको इसीलिए बता दिया। और यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं, नाम केवल 4 नहीं होते हैं, और भी तो आपके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए द्विकर्मक क्रिया लिखा ही नहीं है, प्रेरणा प्रदत्त, संयुक्त, नाम धातु और पूर्वकालिक, यही 4 लिखा है। द्विकर्मक क्रिया भी तो होता है आपका, सहायक क्रिया भी तो होता है आपका, वो सब कहाँ यहाँ पर लिखा है? एक्चुअल में ये कुछ अन्य भेदों में आते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर उस टाइप से आप क्लियरली नहीं कह सकते कि 4 ही होते हैं, अन्य में इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं विशेषण की परिभाषा और भेद। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, 2 बार लिखा है यहाँ पर। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, बस यहीं तक आपका सही है। तो एक दोबारा जो लिखा हो इसको काट दीजिए, यहाँ से हम लिख देते हैं संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। देखते हैं अपना अगला और लास्ट पेज, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ से नया पेज स्टार्ट हो रहा है, ये लास्ट पेज होगा हमारा। इसके बाद वाले जो प्रश्न है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक न किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है। उसके साथ साथ आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं अब अपने प्रश्न की। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द का प्रारूप जिसमें एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है वो वचन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। लिंग, तो लिंग शब्द का प्रारूप है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन के प्रकार, तो यहाँ पर वचन नहीं वाचन लिखा है। वाचन के 2 प्रकार होते हैं, एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। अब यहाँ पर सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों पूछ लिया गया है।
सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है। पहला कि एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। और दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह होता है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। तो ये दो टाइप इसके अंतर आते हैं सस्वर वाचन में। मौन वाचन में क्या होता है? मौन वाचन का अर्थ ही स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि की, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ें किसी की आवाज किसी भी प्रकार की या ध्वनि जो है वो ना उत्पन्न हो कि क्या पढ़ा जा रहा है, यही आपका मौन वाचन है। ये सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। लाइब्रेरी वगैरह में आप देखते हैं, आप एकदम साइलेंट होकर पढ़ते हैं, वो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अगला है वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कितने अंग होते हैं? अभी तक भेद पूछे जा रहे थे, आप अंग पूछा गया है तो दो होते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है तो सब लिख सकते हैं। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने आपको पूरा सेंटेंस में इंग्लिश में बताया भी था। अगला है पद क्रम का क्या अर्थ है? तो शब्दों का सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम जो है वो कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े होते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन वही है जो मैंने ऊपर बताई थी। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, जिसमें आपको संयुक्त वाक्य मैंने बताया था जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप अपने थोड़ा सा और सरल तरीके से क्या कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल योजक जो हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, या नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इन सभी से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सब उसकी पहचान को दर्शाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और क्या है? वही है जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, योजक है। तो उस टाइप से आप कह सकते हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं कि उसने परिश्रम किया किंतु सफलता उसे नहीं मिली, तो किंतु जोड़ने का कार्य कर रहा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य क्या होता है? इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिन वाक्यों में एक आपका प्रधान यानी कि मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आपका उस पर आश्रित वाक्य होता है जिसे हम गौड़ कहते हैं। तो जो कि आपस में जुड़े किससे होते हैं? कि, या जो, कि, क्योंकि, जितना, या जय, या जितना उतना, इस टाइप से आपके देखेंगे तो एक आश्रित टाइप से आपका सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको जैसे कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो ये आप देख रहे हैं एक आपका मुख्य है और एक उस पर डिपेंडेंट है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम प्रश्न पूछते हैं। व्यू का विलोम शब्द क्या है? तो निव्यू अथवा अव्यू आपका सही हो जाएगा। तो आप देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का नाम या कहानी जो है इसके लेखक का नाम जो है वो क्या है? 2019 के सेकंड बार का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। ये है इस वीडियो का सभी लोगों के लिए प्रश्न। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहाँ पर हिंदी के सभी प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का आंसर बिल्कुल सही निकलता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।